कुछ बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो सीएटी की परीक्षा है वो ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं उसके, तो मुख्य परीक्षा होने में अभी कमी इसमें बचा है। तो अब आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू निकालनी हो, यानी प्रश्नोत्तरी के साथ आप अपनी तैयारी वो और मजबूत कीजिएगा। तो इसी तरह हम लेकर के बार बार आपके लिए वे प्रश्न लेकर के आ रहे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो सामान्य लगते हैं लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला प्रश्न आज की सीरीज का कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, केवल अक्षांशीय विस्तार पूछा है। तो इसमें हो जाएगा अपना अक्षांशीय विस्तार कौन सा है। अक्षांश के कौन सी रेखाएं होती है, वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, वे समस्त रेखाएं क्या होती है, वो समस्त रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती है। वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आती है वो होती है देशांतर रेखाएं। यहाँ पर हमें पूछा गया अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार कितना रहेगा अपना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक अपना ये विस्तार रहेगा। अक्षांशीय विस्तार यहाँ से होता है और यहाँ तक, यानी 23 डिग्री से शुरू होता है और कहाँ तक 30 डिग्री 12 मिनट तक ये जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या बतानी है। तो वर्तमान में कितने संभाग, वर्तमान में 10 संभाग हो गए। जिलों की संख्या बात करें तो 50, ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। इसमें एक स्थलाकृति पूछी गई है, तो कौन सी वो मुकुंदरा पहाड़ियां है, अरावली में नहीं आती, ये हाड़ौती के पठार में आती है। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब की बार क्या है, सीईटी का एग्जाम दो या फिर आप पशु परिचर का एग्जाम दे रहे हो, तो इसके अंदर जो कोई पर्सन आपको उसका सही उत्तर नहीं आ रहा है तो उस ऑप्शन को, उस पर्सन में 5वां नंबर जो ऑप्शन होता है वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये न तो आपका गलत गिना जाएगा और नहीं सही गिना जाएगा। ठीक है, अगर आप 10% यानी 150% में से 15% बिना 500 ऑप्शन भरे हुए या खाली रिक्त स्थान छोड़ देते हो तो आप है वो परीक्षा की दृष्टि से बाहर हो जाओगे। तो इसी आधार पर जो आपको उत्तर सही आ रहा है तो उसका तो सही कर दो, बाकी जो उत्तर नहीं आ रहा है आपको अनुत्तरित प्रश्न या 500 ऑप्शन आपको भरना है। अगला प्रश्न है वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है। वर्टिसोल्स मृदा वो किन जिलों में पाई जाती है, तो वे जिले होते हैं अपने जो चंबल नदी जिस क्षेत्र में बहती है वो वर्टिसोल्स मृदा वाली नदी होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, झालावाड़ कोटा बूंदी आ जाएगा। उसके बाद 12 भी झालावाड़ सवाईमाधोपुर भरतपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ बहुत सारे जिले होते हैं। तो ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर रहेगा झालावाड़ कोटा और बूंदी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो कहां पर स्थापित किया गया था, ये किया गया था भालोजी जयपुर ग्रामीण में। भालोजी जयपुर ग्रामीण में ये शुरू किया गया था, स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है। तो इंदिरा गांधी को जिसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है तो उसका उद्गम होता है हरिके बांध से। हरिके बांध से, ये हरिके बांध बना कहाँ है, सतलज और व्यास, सतलज व व्यास के संगम पर बना हुआ ये बांध हरिके बांध, जहां से इंदिरा गांधी का उद्भव होता है। 7वां प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है। तो इसमें अपना उत्तर आ जाएगा कुएं व नलकूप, कुएं व नलकूप। तो कुएं नलकूपों की सहायता से 56.79 लाख हेक्टेयर है वो लाभान्वित होता है। जबकि बात करें कुएं से तो 23.09 लाख हेक्टेयर है वो लाभान्वित होता है। राजस्थान में सुरक्षित यानी रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है। तो रक्षित और सुरक्षित वनों की बात करें तो 56.55% भाग है वो सुरक्षित है या रक्षित वनों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। भारतीय मेरिनो किसे कहा जाता है, चोकला नस्ल की भेड़ को। इस भेड़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे छापर भी कहते हैं। छापर के अलावा इसे कहा जाता है शेखावटी। तो जाहिर सी बात है शेखावटी ये कहां पर पाई जाएगी, ये शेखावटी क्षेत्र में पाई जाएगी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल कर रख दिया है। तो उद्योग विभाग का नया नाम बदल के रखा है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो पहला राजस्थान का जो पहला है वो है कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न है छपनिया काल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ था? छपनिया काल हुआ था 1899 और 900, 1899 900 में, यानी विक्रमी संवत की बात करें, विक्रमी संवत की बात करें तो 1956 में यह काल हुआ था। अगला प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें हैं? कितने प्रतिशत सीटें हैं? तो इसके लिए उत्तर आ जाएगा अपना 25%, यानी आपने सुना होगा आरटीई, आरटी के आधार पर 25% बच्चों का चयन किया जाता है। ये प्रश्न दोबारा का छपनिया काल राजस्थान में कब हुआ था? 1899 900 1900 ईस्वी में। ये भी दोबारा गया आरटी 25%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है, तो इसमें राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम ये वो एशियाई बैंक से नहीं जबकि विश्व बैंक से पोषित होता है। किससे होता है? ये विश्व बैंक से पोषित होता है, विश्व बैंक के द्वारा इसको अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? 2011 की बात करें तो लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में तो सबसे कम लिंगानुपात था वो था झुंझुनू का। झुंझुनू का कितना था? 837। 837। सर्वाधिक बात करें तो बांसवाड़ा, सर्वाधिक की बात करें तो बांसवाड़ा का था 934 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों का। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख कौन थे? तो उस समय थे सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह। वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? ये भी प्रश्न आ जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? तो इसमें आ जाएगा अपना ऑप्शन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये मुख्यमंत्री का पद नहीं होता। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 100 अगर बात करें कि विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन किया जाता है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो के वर्मा, के वर्मा इनके पहले न्यायाधीश थे। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? सरपंच अपना त्यागपत्र सौंपता है विकास अधिकारी को, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं किया गया है? तो ऐसा जो क्षेत्र है वो है अलवर, अलवर को शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुरूप सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सी के मैथ्यू है, उसके बाद राजीव महर्षि है, राजीव महर्षि के बाद निहालचंद है, निहालचंद गोयल, निहालचंद के बाद में आते हैं बीडी गुप्ता, बीडी गुप्ता के बाद में आ जाते हैं राजीव स्वरूप, निरंजन कुमार आर्य, उषा शर्मा, सुशांत पंत आदि ये आएंगे। यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? तो इसमें जो न्यायमूर्ति प्रेमचंद है ये अध्यक्ष नहीं रह चुके हैं। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किससे देगा? तो वह अपना त्यागपत्र वो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, बिल्कुल सही है ये। अगला लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, गलत है ये। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, सही है। तो इसमें अपना हाँ ये सदस्य नहीं होना चाहिए, ये लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल है, ये व्यवसाय नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन 1 व 2 नंबर सही रहेगा, तो इसके अंदर ऑप्शन 3 नंबर आ जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म
यानी पूरा स्थल दे रखा है और संबंधित जिला दे रखा है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछा उन्होंने सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर एक दिया गया उजियाना, उजियाना चित्तौड़गढ़, उजियाना चित्तौड़गढ़, यानी उजियाना है वो पूरा स्थल है वो उजियाना चित्तौड़गढ़ में नया खुर्की कहां पर है, ये है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो ये करता है मेवाड़ के गोयल शासकों का उल्लेख। चिरवा शिलालेख बात करें कहां पर है, तो ये उदयपुर जिले में, कहां पर है ये उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह है, साहिबा युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? पाहिबा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया तो 1541 से 42 के बीच में। अगला प्रश्न है कि जयपुर के शासक जय सिंह सेकंड को सुवाई की उपाधि दी थी? तो सुवाई की उपाधि देने वाले थे इनको औरंगजेब, औरंगजेब ने इनको सुवाई की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे, तो कोटा की जनता का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था लाला जयदयाल और मेहराब खां को। तो कोटा के जो पीए थे मेजर बर्टन, उनका सिर काट करके जनता ने पूरे कोटा शहर में घुमाया था। अगला प्रश्न है दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? कोटा के महाराव कौन थे? वहां थे कोटा के महाराव उमेद सिंह फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कर्षक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित नहीं है? भील जनजाति से संबंधित है पूछा है, तो भगत आंदोलन है वो भील जनजाति से संबंधित है। भगत पंथ की स्थापना की थी, किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। अगला प्रश्न है रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कर्षक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो ये शहीद हुए थे बेंगू किसान आंदोलन। और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था ये भी पूछ लिया जाता है, तो राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि भरतपुर प्रजामंडल कहां स्थापित किया गया था? भरतपुर प्रजामंडल है वो कहां? ये रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। और किसके प्रयासों से बात करें तो किशनलाल जी जोशी, किशनलाल जी जोशी के प्रयासों से 1938 को भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पेनोरमा कहां बनेगा? इनका जो पेनोरमा है वो कहां बनेगा? ये बनेगा शाहपुरा में, शाहपुरा में बनाया जाएगा। और बात करें चित्तौड़गढ़ में एक पांडोली क्षेत्र आता है, पांडोली, पांडोली में पेनोरमा बनेगा पन्नादाई का, पांडोली पन्नादाई का। और चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ की बात करें तो वहां पर पेनोरमा बनेगा अमराजी भगत का, अमराजी भगत का। ये महत्वपूर्ण है, भी पेनोरमा ये बनेगा। अगला प्रश्न है कि राजपूतान मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो ये सभा स्थापित की गई थी 1918 में, 1918 में। इनकी अध्यक्षता किसने की थी पूछ लिया जाता है, तो जमनालाल जी बजाज, जमनालाल बजाज ने इनकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी, कौन सी समिति थी? तो शंकर राव देव समिति थी, जिन्होंने मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया था। तो कब मिलाया था ये भी पूछ लिया जाए तो 15 मई 1949 को, ये 5वां चरण था, 15 मई 1949। सही युग्म सुमेलित कीजिए। एक तरफ है सूची फर्स्ट और सेकंड, यहां पर दिया गया एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ है क्षेत्र। तो यहां पर देखो आप ब्राह्मणी माता का मंदिर, ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसेन 12 में है। शीतला जी का मंदिर है वो कहां पर है? चाकसू जयपुर में। जीण माता का रेवासा सीकर में, सचिया माता का ओशिया केंद्र, ऑप्शन इसमें एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? विवाह से संबंधित प्रथा कौन सी है? यहां पर बिंदोली। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें उत्तर आ जाएगा किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर है वो कहां पर है? ये बाड़मेर में। किराड़ू मंदिर है वो कहां पर है? बाड़मेर में। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता था, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता था अलख दरीबा, अलख दरीबा। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछ ली जाती है तो कहां पर है? नारायणा में। ये नारायणा कहां पर आता है वर्तमान में? जयपुर ग्रामीण में, जयपुर
ग्रामीण में दादूपंत की प्रमुख पीठ है। बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया था? समराथल को कर्मस्थल बनाया था जाम्बोजी ने। विश्नोई संप्रदाय के देवता है जाम्बोजी। कवि एवं चित्रकार नगरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? नगरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो वे थे राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह ने अपना नाम रखा था नगरीदास। नागरीदास। स्वर्गीय इसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? तो ये कलाकार थे उस्ता कला। उस्ता कला ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला होती है और ये किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? ये मुख्य रूप से बीकानेर, बीकानेर की प्रसिद्ध है। चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उष्णा चित्रकार निम्न में से किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये है अपनी अजमेर चित्रशैली से संबंधित। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कजली तीज। तो कजली तीज को बड़ी तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी, यानी इसको बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या फिर सातुड़ी तीज भी कहते हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है बूंदी की। अगला है कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो कंदोरा है ये कमर पर पहना जाता है। इसे आम भाषा में हम करदनी कह देते हैं या कणकती, कणकती भी कहते हैं। निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? तो वाला नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। और वाला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ये पूछ लिया जाता है सिरोही क्षेत्र का। तो स्त्री और पुरुष दोनों इसमें ये नृत्य करते हैं। तो ये ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ग्रासीय जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र भी कौन सा है? सिरोही क्षेत्र है। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो वागड़ी, वागड़ी बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है। आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न रहेगा, लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत है वो किस क्षेत्र की संबंधित है? ये बीकानेर की रम्मत है, बीकानेर में, जैसलमेर में, जैसलमेर के अलावा ये फलोदी क्षेत्र में, फलोदी क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।